हेलो बच्चों, जीनियस क्वेश्चन नंबर 1 में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। जो आपका 40 प्रश्न होंगे, ये हमारा पार्ट 1 होगा। 80 प्रश्न में से 40 में आज अभी बताएंगे इस वीडियो में। इसके बाद आगे वाले वीडियो में आपको बाकी का 40 बताएंगे। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि 40 में से आप कितना सही सवालों का जवाब दे पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में ज़्यादातर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही आपका प्रश्न देखने मिलेंगे। आगे वाला जो वीडियो होगा उसमें आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी का प्रश्न दिखाई पड़ेगा। तो चलिए, इसका महत्वपूर्ण जो सवाल है, जो पूछने के योग्य है ना, जो लगभग पूछे जा सकते हैं जिस तरह का सवाल, वही प्रश्न आपके लिए लाए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन कहता है कि सीएनजी का पूरा नाम क्या है, यानी कंप्रेस नेचुरल गैस। ठीक है, तो इसका जो हिंदी होता है वो क्या होता है। देखिए, पहला ऑप्शन है द्रवित पेट्रोलियम गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, या फिर सी बायोगैस, या डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे याद रखिए, जो यानी आपका द्रवित पेट्रोलियम गैस है उसका क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यानी ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। अब यहाँ 3 अक्षर है, तो जब ए ऑप्शन होगा नहीं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 अक्षर तो यहाँ पे बाकी तो है नहीं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। ठीक है, अगर आपको पता है तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपका कितना आंसर सही हुआ, मतलब कितना क्वेश्चन में कितना सही सवालों का जवाब दे पाए। देखिए, प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है कि जीवन ईंधन है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त सभी। यानी आपका चारों में से कौन सा सही है आपको बताना है। ए में कोयला, बी में पेट्रोलियम, और सी में प्राकृतिक गैस, या डी में उपयुक्त सभी। यानी क्या है आपका जीवाश्म ईंधन, ये तीनों आते हैं, क्योंकि आपको पता होगा जीवाश्म ईंधन किसको कहते हैं। वह ईंधन जो आपका क्या होता है, बहुत दिनों के बाद, लाखों वर्ष होता है ना, कि मिट्टी के अंदर सड़े गले या पत्थर चट्टानों के अवशेष से जो बनता है ईंधन, उसे हम क्या कहते हैं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं। तो ये तीनों आते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर कितना, 3 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि पृथ्वी को निम्न स्रोतों से सूर्य द्वारा कौन सी प्रमुख ऊर्जा उपलब्ध है। यानी सूर्य जो है प्रमुख जो ऊर्जा उपलब्ध कराता है वो कौन सा होगा, प्रकाश ऊर्जा, बी ए में प्रकाश ऊर्जा, बी उष्मा ऊर्जा, या फिर सी प्रकाश और उष्मा ऊर्जा, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए, सूर्य से अगर आपको ऊर्जा प्राप्त होता है तो 2 ऊर्जा प्राप्त होता है। पहला होता है प्रकाश ऊर्जा और दूसरा उष्मा ऊर्जा। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 4 में क्या कहता है, गौर से देखिए। किसी धारावाहिक परिणाम है ना, लिखा के भीतर सभी बिंदुओं का चुंबकीय क्षेत्र है। जो धारावाही चुंबक है उसके जो परिणाम के भीतर जो है, जो लेख है उसके अंदर जो भीतर बिंदु है उसका चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए समान, बी असमान, या सी कोई निश्चित नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है, याद रखिए, जब कोई धारावाही से जो है चुंबक की धारा प्रवाहित की जाती है, हाँ, तो उसका जो ये होता है, सभी बिंदुओं का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो समान होते हैं। क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि फैराडे ने विद्युत से क्रांतिकारी खोज की थी। यानी विद्युत से जो है फैराडे ने विद्युत से क्या क्रांतिकारी खोज की थी आपको बताना है। ए विद्युत चुंबकीय प्रेरण, बी विद्युत अपघटन के नियम, या सी ए और बी, यानी मतलब ऑप्शन ए और बी, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो होगा, उन्होंने क्या क्या किया था, विद्युत प्रेरण का सिद्धांत भी और विद्युत अपघटन के नियम भी। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 6 क्या कहता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रत्यावर्ती के धारा का जो आवृत्ति होता है वो आपका कितना होता है, 50 हर्ट्ज होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 7 क्या कहता है कि अगर कोई सुई चुंबक धारावाही तार के ऊपर हो और विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई चुंबक उत्तर ध्रुव किधर किधर क्षेपित होगा, है ना, प्रक्षेपित होगा। यहाँ ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पे देखिए, दक्षिण की ओर, पूरब की ओर, या पश्चिम की ओर, या फिर आपका इनमें से कोई नहीं, है ना। ये जो मतलब अपना दिशा को दिखाएगा वो किसकी ओर, तो ये क्या हो जाएगा, पूरब की ओर। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं सवाल नंबर 8 क्या कहता है, आयु में वृद्धि होने पर मानव नेत्र सामंजन क्षमता घट जाती है, यह दोष कहलाता है। देखिए, जब आयु में ज्यादा से ज्यादा वृद्धि हो जाती है तो ऑटोमेटिक सामंजन क्षमता घट जाता है। तो इस दृष्टि दोष को जरा दृष्टि को दोष कहते हैं। कौन सा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है ना। मतलब अभिन्मुखता, है ना, जो उम्र के साथ
हाथ जैसे बुढ़ापा में क्या हो जाता है, जिसमें मतलब जैसे थर थर कांपने लगता है, तो वहां पे अबिंदुकता हो जाता है। अगर दूर की वस्तु का स्पर्श दिखता है लेकिन निकट की वस्तु का स्पर्श नहीं दिखता है तो दूर दृष्टि दोष। अगर लघु दृष्टि दोष का मतलब जो निकट की वस्तु का स्पर्श देख पाता है लेकिन दूर की वस्तु का स्पर्श नहीं देख पाता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका लघु दृष्टि दोष हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं सवाल नंबर कितना, 9। 9 में क्या कहता है, गौर से देखिएगा कि दोष रहित नेत्र 25 सेंटीमीटर और आनंद के बीच रखी वस्तु आसानी से देख पाता है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं। तो इसके बीच की जो दूरी होता है, तो आपको पता है जैसे मान के लिए माध्यक में क्या होता है, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बराबर क्या होता है, परिसर होता है। तो उसमें इसमें भी परिसर होता है। अनंत और देखिए मिनिमम और मैक्सिमम के बीच की दूरी को परिसर कहते हैं। चूंकि दृष्टि में है इसीलिए क्या हो जाएगा, दृष्टि परिसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ए में है आपका परिसर, बी अनंत बिंदु परिसर, या फिर सी निकट बिंदु परिसर, या डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 10। 10 में क्या कहता है कि मृत्यु के पश्चात कितने घंटे के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए, ए 2 से 3 घंटे के भीतर, बी 4 से 6 घंटे के भीतर, या फिर सी 8 से 10 घंटे के भीतर, या डी 10 से 12 घंटे के भीतर। देखिए जब भी कोई आदमी मर जाता है तो उसका नेत्र निकालने का जो सही समय है वो कितना है, 4 से 6 घंटे के भीतर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 11 क्या कहता है, प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश को एक पर्दे पर लिया जाए तो रंगों में बैंड को क्या कहते हैं। मतलब जो रंगों का बैंड होता है जहां पे सभी रंग दिखाई देते हैं उस जगह उसको क्या कहते हैं, ए स्पेक्ट्रम, बी वन विन्यास, या सी वैज्ञानिक पीनाला, मतलब वैज्ञानिक पीनाला होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएगा, वैज्ञानिक पीनाला, या फिर डी वर्णक्रम। यहाँ पे याद रखिए स्पेक्ट्रम कहते हैं जिसको हम, ठीक है, ये इंग्लिश में आपका कहा जाता है। ठीक है, उसको जो हम इंग्लिश क्या बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 12 क्या कहता है कि स्थिर विद्युत में आवेश, जब विद्युत स्थिर होता है तो उसका आवेश कैसा होता है, विराम अवस्था में रहता है, गति की अवस्था में रहता है, या फिर दोनों अवस्था में रहते हैं, या किसी भी अवस्था में नहीं रहते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो ये विराम की अवस्था में होते हैं। जब विद्युत स्थित होते हैं तो ये क्या होते हैं, विराम की अवस्था में होते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 13 क्या कहता है, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है कहते हैं, क्या कहते हैं, ए जनरेटर, बी विद्युत मोटर, या सी जनरेटर और विद्युत मोटर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि बिजली के फ्यूज का तार बना होता है, बिजली का जो फ्यूज का तार होता है वो बना होता है, किसका बना होता है आपको बताना है ना। ए टीन का, बी तांबा का, या सी टीन और तांबा दोनों का, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टीन और तांबा दोनों का, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15 क्या कहता है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होती है उसे कहते हैं, जिन पदार्थों से विद्युत की प्रवाह आसानी से नहीं होते हैं उसे कहते हैं विद्युत रोधी, बी विद्युत चालक, सी विद्युत रोधी और विद्युत चालक, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। उसे बोलते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी, यानी जो रोकने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत रोधी कहते हैं ना। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 16 क्या कहता है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है तो उस वोल्ट मीटर को अल्प माप का अंक है, उसको जो मापेंगे वो हमारा क्या होगा, तो वो क्या हो जाएगा आपका 0.5 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, या फिर सी 0.005 वोल्ट, या फिर डी 0.0005 वोल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या, 0.005 वोल्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 0.005 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर आपका कितना, सवाल नंबर आपका कितना देखते हैं, ये रहा आपका 17। क्या कहता है, क्या प्रोटीन आवेश प्रकरण में भाग लेता है ना, यानी प्रोटीन जो है आवेशन प्रक्रम में जो है भाग लेता है। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है ना, तो यहाँ पे जो है आपका जो प्रोटीन आवेशन है, यहाँ पे 1 मिनट आपका देख लेते हैं, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो सकता है। 17 नंबर है ना, 17 नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या प्रोटीन आवेशन है, यहाँ पे क्या है, आवेशन है। ठीक है, जो आवेशन है प्रक्रम में भाग लेते हैं, हाँ या ना, आवेशन है ये प्रक्रम। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, है ना। क्या हो जाएगा, आवेशन सिंपल ना हो जाएगा, वो वाला आवेशन जैसे आपका
ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भाग लेता है या फिर नहीं लेता है, आपको बताना है। अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये भाग नहीं लेते हैं, ये भाग नहीं लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 18। किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर चालक तार के ऊपर तथा नीचे कैसा चुंबक क्षेत्र पैदा होते हैं? ए समान प्रकार के, बी विपरीत प्रकार के, सी किसी प्रकार के नहीं, या डी इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? विपरीत प्रकार के, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 19 क्या कहता है। और स्टेट के प्रयोग में चालक तार के नीचे चुंबक की सुई रख दिया जाए और तार में विद्युत धारा दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित हो तो सुई उत्तर ध्रुव की विक्षेपित होगा, है ना। तो वो जो होगा वो किस ओर जो विक्षेपित होगा वो आपको बताना है। ए दक्षिण की ओर, बी पूरब की ओर, या सी पश्चिम की ओर, या फिर डी आपका इनमें से कोई नहीं। बताइए 19 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पश्चिम की ओर। क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम की ओर। ठीक है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर है तो यहाँ पे पश्चिम, और दक्षिण से उत्तर होगा तो क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। ठीक है, यानी देखते हैं सवाल नंबर 20। जब पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई, है ना, धारा होगा, धारा से कोई भी चुंबक के क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित की जाती है तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा होती है, यहाँ पे विक्षेपित होगा, है ना। क्या हो जाएगा? विक्षेपित की जाती है तो चुंबक के क्षेत्र की दिशा होगी, क्या हो जाएगा? दक्षिण की ओर, बी पूर्व की ओर, या सी अधोमुख, या फिर ऊपर मुखी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? ऊपर मुखी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 21 क्या कहता है। अवतल दर्पण के प्रक्रम में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। जब अवतल दर्पण का होता है तो उसका जो उल्टे प्रतिबिंब का जो आवर्धन होता है वो क्या होता है? ऋणात्मक, धनात्मक, या ऋणात्मक धनात्मक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होंगे। क्या आवर्धन क्या हो जाएंगे आपका? ऋणात्मक हो जाएंगे, यानी वस्तु क्या है? उल्टा में है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 22। प्रकाश तरंग होती है, प्रकाश का जो तरंग होती है वो कैसा होता है? ठीक है, वो होता है विद्युत की तरह, या फिर विद्युत चुंबक की तरंग, या फिर सी विद्युतीय तरंग, या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारा क्या होता है? विद्युत चुंबक की तरह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 23 क्या कहता है। हवा में टंकी वस्तुओं को पानी के अंदर से पानी के सतह के लंबवत देखने पर वस्तु का जो प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है? अधिक दूर दिखता है, कम दूर दिखता है, समान दूरी पर दिखता है, या इनमें से कोई नहीं। यानी हवा में अगर आपका क्या रखा हुआ है और लगता है कि हम अगर वस्तु से देखेंगे तो कभी कभी होता है ना कि बड़ा दिखता है, जैसे आप कांच का गिलास में रखते हैं ना, उसी तरह से। तो यहाँ पे कैसा दिखता है? तो ये अधिक दूर पर दिखता है, लगता है बहुत लंबा है, सॉरी छोटा है, थोड़ा सा ज्यादा दूर में है ना। आप कांच का गिलास जैसे आप खाए होंगे ईख का रस, है ना, वहां पे देखिएगा लग रहा है कि आपका जो वहाँ तेली है वो ऊपर उठा हुआ रहता है ना। तो यहाँ उसी तरह से यहाँ पे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 24। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं। तो प्रतिबिंब ए आवर्धन, बी प्रवर्धन, या सी द्वारक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो उसे क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 25 क्या कहता है। अल्कोहल का अपवर्तनांक है, यानी अल्कोहल का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है आपको बताना है। ए 1.33, बी 1.65, या फिर सी 1.36, या डी 1.31। इन ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 26 क्या कहता है। नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है। नेत्र लेंस जो समायोजन होता है वो कैसे होता है? ए आइरिस द्वारा, बी नेत्र लेंस द्वारा, या सी सिलियरी पेशियों द्वारा, या डी कॉर्निया द्वारा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिलियरी पेशियों द्वारा क्या होता है? समायोजन होता है, आगे पीछे होता है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 27 क्या कहता है। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने के क्या कारण है? निकट दृष्टि दोष जो उत्पन्न होते हैं उसके क्या कारण है? ए अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना, या बी अभिनेत्र लेंस की वक्रता घटना, या सी नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, या डी सभी कथन सत्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिनेत्र लेंस की वक्रता बढ़ना, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 28 क्या कहता है। वर्ग 18 के तत्वों की संयोजकता होती है, यानी वर्ग 18 का जो है तत्व होते हैं उसका संयोजकता क्या होता है आपको बताना है। तो उसका जो संयोजकता होता है वो क्या होता है? 2 होता है, यानी क्या हो जाएगा? वो परिपूर्ण
परिपूर्ण वर्ग होगा, है ना। यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। जैसे 1 2 0 3, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, जो 18 जो वर्ग होता है वो आपका क्या होता है, संयोजकता शून्य होते हैं, क्या हो जाते हैं, शून्य, जिसको निष्क्रिय गैस में भी रखा गया है ना। निष्क्रिय गैस 18वें तत्व में भी रखा, वर्ग 18 में ही रखा गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉरी, यहाँ बी नहीं होगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 29। समस्थानिकों के गुण धर्म समान होते हैं, लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। ए और बी, यानी क्या हो जाएगा, ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। तो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, है ना। समस्थानिक में जो है उसका द्रव्यमान जो है समान होते हैं, गुणधर्म समान होते हैं, लेकिन द्रव्यमान क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, इसीलिए तो समस्थानिक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 30 क्या कहता है। तत्वों के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान था। जब आवर्त सारणी बन रहा था तो सबसे ज्यादा योगदान किसका था, आपको बताना है। डायरायनर का, या फिर बी मास्ले का, या फिर सी मैंडलीफ होना चाहिए, या फिर डी न्यूलैंड्स का। तो यहाँ पे क्या होगा, मैंडलीफ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैंडलीफ का, है ना। क्या हो जाएगा, मैंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 31 क्या कहता है। अब बंद बनते समय धातु, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बंधन होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बंधन होना चाहिए। बंधन बंध के समय धातु इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं, अतः ये विद्युता, जैसे मान लीजिए जो अपना बंधन बनाते हैं, और धातु जो है जैसे अपना बंधन बनाते हैं, सहसंयोजक बंधन बनाते हैं, तो बनाते समय इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करते हैं। ये विद्युत क्या होता है, धनात्मक होता है, उदासीन होता है, ऋणात्मक होते हैं, या सभी कथन सही है। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो ये क्या होता है, ऋणात्मक होता है, क्यों, क्योंकि वो ग्रहण किया, और जो त्याग करता है वो क्या होता है आपका, धनात्मक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 32 क्या होगा। बाय मिथाइल ईथर का आइफेक नाम क्या है ना। इसका जो मिथाइल है, इसका जो आइफेक नाम है वो क्या है, मिथॉक्सी इथेन, या फिर बी एथॉक्सी प्रोपेन, या फिर सी एथॉक्सी इथेन, या फिर डी मिथॉक्सी मीथेन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, है ना। अगर आपको पता है तो आप जरूर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मिथॉक्सी मीथेन, इन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 33। सल्फर के दहन से बने उत्पाद के विलयन की जांच लिटमस पेपर से करने पर पता चलता है। ए क्षारीय है, बी अम्लीय है, सी उदासीन है, या डी क्षारीय और अम्लीय दोनों है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अम्लीय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अम्लीय हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 34 क्या कहता है। विद्युत संयोजक यौगिक कार्बन डाइऑक्साइड सल्फाइड में ए घुलनशील होते हैं, बी अल्प घुलनशील होते हैं, सी बिल्कुल अघुलनशील होते हैं, या डी घुलनशील नहीं होते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्या होता है, घुलनशील नहीं होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखते हैं सवाल नंबर 35 क्या कहता है। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। ए एक, यानी ए एक, बी 2, सी 3, या डी 4। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो क्या होते हैं, 4 होते हैं। क्या होते हैं, 4 होते हैं। ओ सहसंयोजक जो बंधन होते हैं नाइट्रोजन अणु में कितने होते हैं, सॉरी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3। जैसे आपका ये जो है आपका कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 36 क्या कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वायु में जलकर किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करती है। संतृप्त जो हाइड्रोकार्बन है वायु में जो जलता है तो वो किस प्रकार का ज्वाला उत्पन्न करती है, आपको बताना है। काली धुआं, बी पीली धुआं, या सी स्वच्छ धुआं ज्वाला, या फिर लाल ज्वाला। तो क्या हो जाएगा, लाल ज्वाला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखते हैं सवाल नंबर 37 क्या कहता है कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को क्या कहते हैं। तो आपको सबको पता है हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी जैसे एथेनॉल, बी कीटोन, सी हाइड्रोकार्बन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए देखते हैं सवाल नंबर 38। एथेनॉल सोडियम
से अभिक्रिया कर कौन सा गैस बनाती है? तो हाइड्रोजन गैस बनाती है या फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये क्या हाइड्रोजन गैस बनाती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर।